So yesterday what we started periodic classification of elements table. बस बताया था मैंने आपको एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा उसके बारे में बता करके मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। इसमें एक मिनट एक बार थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे करके मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या हो गया है? फैन बंद करवाना है, बंद कर दो भाई। देखो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कल हमने कर लिए थे। अब बताया मैंने कल अगर आपने इतने और यहाँ तक कर लिए थे, आई गिव यू द हिंट्स ऑल्सो कैसे याद करने हैं। जो बच्चे नहीं आए थे यू गो टू द वीडियो, मिल जाएगा आपको, ठीक। फिर ये आप एक काम करना है, आज एक लाइन करनी है, फालतू नहीं, वन लाइन। टुडे रिमेंबर ओनली दिस लाइन, देन नेक्स्ट डे रिमेंबर दिस लाइन, बट उसके साथ में इसको रिवाइज भी करना है। ये ना हो कि ये करना है तो फिर ये करो तो ये भूल जाओ, फिर ये करो तो बाकी भूल जाओ, देन जीरो बेनिफिट। एक एक को पीछे लेके चलते रहो, ठीक है। पीछे लाइन को लिया, नेक्स्ट चले, फिर पीछे वापस लिया, नेक्स्ट चलते गए। मैं साथ में लेके चलना है सिलेबस को, ठीक। अब सुनो इसका बस 2 मिनट बात करूंगा मैं, फिर आता हूँ सेकंड चैप्टर पे। मैं दोनों चैप्टर थर्ड और सेकंड चैप्टर को इकट्ठा करवाऊंगा और वही बेनिफिशियल है आपके लिए जो मैंने प्लान किया है, ठीक। समथिंग डिफरेंट and this year I am starting this and I will see, but I hope I will get better result and you will also. देखो एलिमेंट्स को हम अगर बात करें तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बात कर ली थी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। उसके अलावा 3 स्टेट्स भी होती हैं जो कि 9th क्लास में आपका फर्स्ट टॉपिक था। कौन सी स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, होने के लिए रिमेंबरिंग कंसेप्ट पे है कि रिमेंबर करना पड़ता है, बट स्टिल जब आप ये टेबल याद कर लोगे ये चुटकियों में हो जाएगा। कैसे? बड़ा आसान है। देखो ये दे भी रखा है इसी पे ही, आप देखना बीच में जब आप खाली हो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसको मैं उल्टा बोलूं तो फोन, FON, फोन। ये गैसेस है, पता है आपको। नाइट्रोजन 70%, ऑक्सीजन 21%, देन फ्लोरीन भी गैस होती है, ध्यान देना है। ये 3 गैस हैं, इसके नीचे क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ओनली। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, एक तरीके से आप कहो तो ये गैसेस हैं, ठीक। इसके बाद इस पूरे टेबल में इस तरफ तक कोई गैस नहीं है, कोई भी। लेकिन आई टोल्ड यू यस्टरडे, इसका नाम क्या था भाई? इनर्ट गैसेस। ये सब की सब गैसेस हैं, ये सब की सब गैसेस हैं, ध्यान रखना है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडॉन, ये सब गैसेस हैं। ये ऐसे याद हो जाएंगे आपको। ये बस फोन से लेके क्लोरीन, एंड यू नो क्लोरीन इज आल्सो गैस, क्लोरीन इज आल्सो अ गैस। बस बाकी सब, अब देखो सुनना मत करिए, बाकी सब हमारे पास यहाँ पे सॉलिड हैं, लेकिन ध्यान देना है ये क्या है? ब्रोमीन इज लिक्विड, ध्यान देना। ब्रोमीन इज लिक्विड, इसीलिए इसको हम ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं। ब्रोमीन वाटर, ध्यान देना है, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ये ब्रोमीन है, इट इज गिवन इन ब्लू कलर बिकॉज इट इज लिक्विड, ठीक है। तो और एक लास्ट चीज जो मुझे डिस्कस करनी है, फिर चलता हूं मैं आगे। फर्स्ट रिकैप जो हमने कल किया था, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फैमिली? हाँ, हैलोजन फैमिली। ये बताओ जरा मुझे, आपको इस फैमिली में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या नजर आ रहा है? द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट तो किसी और फैमिली में नहीं है, किसी भी फैमिली में नहीं है।
आई विल से दिस फैमिली इज कंप्लीट फैमिली। तीनों टाइप के स्टेट। हाँ वेरी गुड, तीनों स्टेट्स हैं। ये क्या है? गैस। ये क्या है? ये क्या है? और ये सब क्या हो गए? सॉलिड। तो एक ओनली फैमिली है हैलोजन फैमिली जिसके पास गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। अदरवाइज ये सब चलो सॉलिड्स हो गया, ऑल्सो गैस, एच भी गैस है यहाँ ध्यान रखें। हाइड्रोजन को छोड़ करके ये सब सॉलिड, ये सब सॉलिड, बाकी सब सॉलिड है, ठीक है। तो ये आपके पास हाइड्रोजन प्लस ये सब गैस, बाकी सब सॉलिड एक्सेप्ट ब्रोमीन, एक्सेप्ट ब्रोमीन। अच्छा, फिर मुझे टाइम लगने लगे, अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आई टोल्ड यू 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सबसे कॉमनली जो आता है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल में आप इजीली पता लगा लेते हो, इतना मुश्किल नहीं आता है। बताऊंगा मैं आपको जब चैप्टर पूरा करवाऊंगा, थर्ड वाला बिल्कुल फ्लो में करवाऊंगा, आप पता लगा लोगे। लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? ये जो येलो कलर है ये और देखो एक सीक्वेंस में भी है, पूरा एक स्टेप्स बने हुए हैं, ये इस तरीके से। ये पता क्या है? मेटलॉइड्स, इन्हें याद कर लेना। मेटलॉइड्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी क्या है? एंटीमनी, टेलुरियम, एस्टेटाइन, दीज आर मेटलॉइड्स। तो ये ना मेटल है और ना ही नॉन मेटल है, दोनों का एक बढ़िया सा मिक्सचर है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज मेटलॉइड्स। और यही सबसे मेन आता है, क्योंकि बाकियों में आप पता लगा लेते हो, मुश्किल नहीं आती है। तो ये रखना है याद, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड एस्टेटाइन आर मेटलॉइड। क्या होगा एमसीक्यू में? आपको ऑप्शन दिए होंगे, एक नहीं, अब ध्यान रखना, आप थोड़ा पेपर जो है ना लेंदी बन रहा है, मुश्किल नहीं, लेंदी, जहां पर ना टाइम ज़्यादा लगे, ताकि बच्चा, पहले क्या हो रहा था 60% पेपर वेरी इजी, 20% डिफिकल्ट एंड रेस्ट 20% वेरी डिफिकल्ट, ताकि वही बच्चे सिलेक्ट करने हैं। देखो भाई कैलिबर के हिसाब से कोई फेल पास नहीं करना है, बस सिलेक्ट करनी है। बट फिर प्रॉब्लम आ गई, दैट वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई वहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम पेपर मुश्किल नहीं बनाएंगे, सिंपल या मीडियम का रहेगा। लेकिन उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना था, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके क्या किया उन्होंने, 20% जो वेरी वेरी डिफिकल्ट था वो ख़त्म तो कर दिया, लेकिन जो अब सिंपल और मीडियम लेवल है ना, उसको लेंथी बना दिया कि टाइम बच्चे का जितना हो सके कंज्यूम करवाओ, ताकि जो बच्चे का थोड़ा कम कैलिबर है वो टाइम नहीं फंस जाए। तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ लाइक दे विल से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड एल्यूमिनियम विच इज मेटलॉइड। पता है बच्चा बड़ा आराम से कर लेगा। वो क्या करेंगे, ऑप्शन से बना देंगे, बोरॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, अच्छा जर्मेनियम, आर्सेनिक, सल्फर, लाइक एंटीमनी, टेलुरियम एंड टिन। एक बना देंगे एल्यूमिनियम, गैलियम एंड टिन। किस ऑप्शन में एक भी मेटलॉइड नहीं है। इस तरीके से देखो, अब ये सब आपको आता है और मैं करने को बोलूँ कर भी दोगे, बट प्रॉब्लम इज दैट विद इन 1 मिनट करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होएगी, देखो खाली मेरा काम ये नहीं कि प्रॉब्लम क्या आती है बताऊँ आपको, आप देखते रहो। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज ओनली व्हाट, प्रैक्टिस। जितनी बार करोगे उतनी जल्दी आप रिकलेक्ट करोगे, वही टाइम है जो गैदरिंग टाइम है, रिकलेक्शन टाइम है। जितना कम कर लोगे उतना जल्दी टाइम आपका बचेगा, जल्दी क्वेश्चन करोगे उतना टाइम बचेगा। तो ये आपको फटाफट पता हो भाई यहाँ ये होते हैं, एकदम देखा हाँ ये नहीं ये नहीं ये नहीं है, कर दिया। और जो प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, आई विल गिव यू, किसी को जरूरत होएगी रिगार्डिंग एमसीक्यू बुक, आई विल टेल यू कौन से के लिए।
बुक लेनी हो बता देना मुझे। नो नीड टू परचेज एनसीईआरटी बुक, उसके नोट्स मिल जाएंगे। कंसेप्ट बुक जरूरत लेने की नहीं है, यूजलेस है ना। अगर किसी को लेनी है घर प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू बुक, आई विल रेफर। वो बच्चा वही ले जिसे पढ़ना है बड़े तरीके से, ठीक है। महंगी आती हैं, अब बेकार में से जाके घर दो, अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी एक बेसिक सी। अब इस टेबल को मैं फर्दर जिस तरीके से करवाना है एक्सप्लेन, उसे करवाने से पहले आपको एटम के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे बोलूँगा फिर बात बनेगी नहीं। एटम जो आप पढ़कर आए हो 9th क्लास में, कहा था मैंने कि एटम जितना बताया है उससे कहीं आगे होता है। ऑल्दो 9th क्लास में उससे आगे बताना पॉसिबल नहीं था, रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, क्योंकि जो बच्चों ने नहीं पढ़ना है वो आज यहाँ है भी नहीं है, वो अपना आर्ट्स कॉमर्स में है, तो क्यों बताया जाए। अब सुनो, जितना आपको आता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं एटम के बारे में, क्योंकि 9th से पढ़कर आए हो, 10th से पढ़ा नहीं है, 1 साल हो गया है, मैं भी कुछ भूल गए हो। कौन सा मॉडल था बेस्ट 9th क्लास में? ना, हाँ, बोहर मॉडल। ये आप बोहर मॉडल, ब्लैक कलर चेंज, रेड कर लेते हैं, ठीक दिखेगा? नहीं, ये क्या है? लो, तो बोहर मॉडल क्या था जो आपने पढ़ा हुआ है? सेंटर में क्या था? न्यूक्लियस, जिस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलो, और फिर इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होते हैं, क्या बोलते हैं सर्कुलर पाथ को? ऑर्बिट्स या फिर शेल। अभी मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं, ये 1 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 7 तक पॉसिबल होते हैं। इन्हें आप ऑर्बिट या शेल बनाते हो, इसको आप 1 2 3 सो ऑन, या फिर K L M N और सो लिखते हो, KMLN भी बोलते हैं, ठीक है। ये शेल है, इन शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। ये प्रोटॉन है, इन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल। नहीं पता है तो पता कर लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है। इतनी स्ट्रक्चर आप 9th में पढ़ करके आए हो, नहीं आती है पूछ लेना दोबारा से, कोई ऐसी बात नहीं है। और क्योंकि अब ये क्या हो गया? न्यूक्लियस आपका, ये कंप्लीट क्या हो गया? न्यूक्लियस। अब क्योंकि न्यूक्लियस में 2 चीजें हैं, एक पॉजिटिव वाली, एक न्यूट्रल वाली, तो नेट चार्ज कौन सा हो गया इसके ऊपर? पॉजिटिव। और अब एक ध्यान रखना, देखो जैसे मेरे पास एलिमेंट है ऑक्सीजन, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 8 है। अब चलो यहाँ इसको कर लेते हैं। अब ऐसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो हो गया O, एंड इसका एटॉमिक नंबर दैट इज 8। अब ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर का मतलब ही क्या होता है? या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर, ध्यान देना है, बेसिक चीजें बिल्कुल एटम के बारे में, कोई भी एटम हो उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा सेम होता है, चेंज नहीं हो सकता। और चेंज कर दिया मतलब गलत है,
सिंपल सा रूल, नो एक्सेप्शन नथिंग। अगर नंबर में चेंज आया है इसका मतलब आप गलत हो, सिंपल सी बात, ठीक। अगर ऑक्सीजन का नंबर 8 है इसका मतलब 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस। अगर जैसे नंबर है सोडियम का, कितना नंबर है 11, तो सोडियम के अंदर 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिक्स है ये तो। और तो न्यूट्रॉन के बारे में हम सर्टन नहीं है, न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज हो भी सकता है और ना भी हो, दोनों बातें होती है। मींस न्यूट्रॉन कुड बी 8, कुड बी 7, कुड बी 9 इन ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बाद में जाएंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अदरवाइज। मुझे जिस टॉपिक मुझे रहना है उसका न्यूट्रॉन से अभी कोई लिंक नहीं है, जब आएगा वहाँ बात कर लेंगे आइसोटॉप वगैरह में, अभी कोई जरूरत नहीं है, तो बिना बात के टॉपिक को छेड़ेंगे नहीं। अभी इतना ही रहेंगे कि एटम का जो नंबर है जिसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, उसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और एक जो मेन चीज सबसे ज्यादा आपको आनी चाहिए, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, 2, सेकंड में, थर्ड में 18, दोनों होते हैं, 8 भी होते हैं और 18 भी होते हैं, बताऊंगा मैं वो टेबल के हिसाब से, अभी नहीं, दोनों पॉसिबल है। हाउ, विद द हेल्प ऑफ सम प्रूफ। अभी सिंपल 8 या 18, उसके बाद 18 ही होते हैं, ठीक है, फिर 18 फिर 32, तो वो डिस्कस करेंगे बड़े तरीके से, कोई इशू नहीं है। बट अभी आप पता है 2 8 काफी है। अगर मान लो मेरे पास जैसे कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन थे इन द ऑक्सीजन, इट मींस 2 इन द फर्स्ट शेल, कितने बच गए 6, वो सेकंड शेल में आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। एंड नाउ नो नीड टू ड्रॉ दिस शेल, थर्ड शेल आप नहीं बनाओगे। एक्चुअल में ऐसी लाइन होती ही नहीं है, लाइन नहीं होती है, सिंपल सी बात है। अगर जैसे मान लो, चलो मैं 7 8 कर दिया, 8 से ऊपर तो नहीं आएंगे। अब मान लो सोडियम था, क्या था ये सोडियम, कितना नंबर इसका 11, तो हमें चाहिए 11 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ आ गए, यहाँ कितने आ गए 8, इससे ऊपर तो आएंगे नहीं, कितना बचा बाकी, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब ये इस ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 इसके अराउंड, इस पाथ में घूमेगा। ऑल्दो ऐसी कोई लाइन नहीं है, पहले बोल दूं, केवल बताने के लिए, जैसे कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कोई लाइन नहीं बनी है वहां पे यूनिवर्स के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर। लाइन तो हमने वैसे ड्रॉ कर रखी है, तो बस अब मैं लाइन बना दूंगा, ऐसी लाइन कोई होती नहीं, ठीक है। शेल का मतलब पता क्या है, एक पाथ है बस। जैसे मैं कहूँ कि मुझे जाना है यहाँ से ऐसा, मैप में मैं बना रहा हूँ लाइन यहाँ से ऐसे वाली, ये मैंने बनाया नहीं है, कोई लाइन नहीं बनी हुई है अर्थ के ऊपर। तो लाइन तो जस्ट एक इमेजिनरी सिंबल है, ठीक। जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग लाइंस बनेगी। यहाँ तक आपको बात समझ आनी चाहिए। कोई डाउट इसके अंदर किसी बच्चे को नहीं है? बताओ सर। जैसे एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो सर फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर तो चेंज हो जाते हैं। जैसे सोडियम है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो सर प्रोटॉन में तो प्रोटॉन तो 11 है, बट इलेक्ट्रॉन हाँ ठीक है, बिल्कुल। देखो बिल्कुल सही डाउट है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं हमेशा सेम। पर जो आपने कहा कि एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो सोडियम लूज करेगा, कितने रह जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एटम बचता ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, आयोन, ठीक है। वो एटम नहीं है, वो क्या है आयोन, जिसपे चार्ज है वो एटम नहीं है, बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर आप चार्ज ले आए हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन गेन करके बढ़ा करके, चाहे पॉजिटिव चार्ज है, देन इट इज नॉट एटम, इट इज आयोन। तो मैंने क्या कहा था, एटम जो न्यूट्रल, जो अपनी नेचुरल स्टेट में है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो वो उसकी नेचुरल स्टेट नहीं है, या गेन कर चुका है तब भी उसकी नेचुरल स्टेट नहीं है। आई थिंक बात समझ आ गई? हाँ, तो होता है, लेकिन इन केस ऑफ आयन्स। क्लियर बात यहाँ पे? और कोई डाउट किसी का? चलो, और डाउट पूछा करो, अच्छा रहता है। नाउ जितना आपने पता लगा दिया, लेकिन अब हुआ क्या
कि बोहर का ये मॉडल जो है ना काफ़ी हद तक तो सही था, बट बाद में प्रॉब्लम्स आई। क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, साइंटिस्ट हमेशा नई नई टेक्निक लेकर आते हैं, फिर वो कहते हैं कि अगर आपका मॉडल सही है तो ये एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हो रहा है, अगर आपने ये सही कहा था तो ये फेल क्यों हो रहा है। फेल हो गया नहीं, मतलब फेल का मतलब ये नहीं कंप्लीटली फेल, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दैट वी विल स्टडी। अभी उसकी बात नहीं करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, पूरा चैप्टर है उसके रिगार्डिंग। तो लास्ट, सबसे लास्ट मॉडल, और मैं पहले करवा रहा हूँ, वो सबसे लास्ट मॉडल सबसे पहले करवा रहा हूँ, रीज़न है उसका, वो कर लोगे तो पिछले वाले मॉडल समझ आएंगे तरीके से। कुछ चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं वो आसान रहेंगी, और पीरियोडिक टेबल को कैसे समझना है वो समझने में भी हेल्प होएगी। ठीक है, जो सबसे अल्टीमेट मॉडल है ना वो है क्वांटम एटॉमिक मॉडल। एंड यू नो क्वांटम साइंस अभी डेवलप ही हो रही है, कुछ खास नहीं बनी है। क्वांटम साइंस ही अल्टीमेट साइंस है। ठीक है, अगर कभी टाइम मशीन बनेगी तो इसी बेस पे बनेगी। आज जो भी बन रहा है आपके मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी ऐसा क्वांटम साइंस है, इवन स्पेस की चीज़ें हैं जो सब क्वांटम साइंस पर है। तो क्वांटम एटॉमिक मॉडल क्या है समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू बोहर, बट इतना मुश्किल नहीं कि समझ ना पाओ, बस कंसंट्रेशन बना के रखना कैसे करना है। देखो जो बोहर ने कहा था ना वो भी इसके अंदर ही है, ऑल द बोहर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बट ऐसा नहीं कि जो बोहर ने कहा था वो बिल्कुल ही गलत कहा था। इसने क्या किया, पहले बोहर का मॉडल ले लिया, सेंटर में न्यूक्लियस आ गया और ये फर्स्ट सेल आया, ये सेकेंड शेल आया। एक काम करता हूँ, इसको मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि जगह की जो कमी पड़ेगी हमें। ये शेल आया, एक शेल और बना देते हैं। ठीक, ऐसा एक कुछ एटम बनाया, जो मैं बना रहा हूँ। क्यों बनाया, शेल कहाँ बनाते हैं? ये एक साइंटिस्ट ने बनाया, कई साइंटिस्ट का इसमें रोल रहा, बोहर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बोहर का पार्ट भी ले लिया ये वाला हमने कि न्यूक्लियस, ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस, और बाकी क्या हो गए शेल। अब जब तो ये काफ़ी टाइम लगा, बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन है, एक आदमी ने निकाला नहीं है, इसलिए नाम क्वांटम है। क्वांटम इज नॉट ए नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट, एक कंसेप्ट है। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में शेल के साथ साथ और बहुत कुछ है एटम में, और इलेक्ट्रॉन शेल में नहीं होते। ये कहा था बोहर ने कि शेल में होते हैं, बट नॉट इन शेल। इस शेल के नीचे एक चीज और आती है जिसे बोलते हैं सब शेल, और सब शेल के अंदर भी एक और चीज आती है जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? हमें यहीं तक पहुंचना है, ऑर्बिटल तक। ये हमारा गेम है, क्योंकि यहीं पर जाकर के अगर आप समझ आ गया ये वाली चीज तो बाकी चीजें समझनी आसान रहेगी। ठीक है क्या? देखो, जब साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्हें लगा कि इलेक्ट्रॉन अगर शेल में ही होता ना तो रिजल्ट ऐसा आना चाहिए था, वैसा नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, जब बहुत डिटेल में स्टडी हुई तो उन्हें पता लगा एक्चुअल में हर शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। सब का मतलब होता है उससे लोअर कैटेगरी। एक्चुअली में ईच शेल रिप्रेजेंट द एनर्जी। क्या शो करता है ये? एनर्जी। शेल का मतलब होता है, हाँ, शेल को हम मेन एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन एनर्जी शेल या मेन एनर्जी लेवल। इसका मतलब एनर्जी होती है। और ध्यान देना है, मैं भी जैसे जितना नजदीक होंगे ना आप न्यूक्लियस के उतनी एनर्जी कम होती, ऑल्दो ये होती नेगेटिव में है, बट मैं अभी एक दे रहा हूँ सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक, अगर इसकी एनर्जी 10 जूल है तो इसकी 20 होगी, इसकी 50 जूल होगी तो इसकी 120 जूल होगी। इस तरीके से, मतलब जितना आप दूर जाओगे न्यूक्लियस से उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती है?
उसका रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है, और भारी कौन है, न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या हैं, प्रोटॉन। और देखो अगर मान लो इस एटम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 20 ही क्या होंगे, प्रोटॉन। अब 20 इलेक्ट्रॉन तो फैले हुए हैं 2 8 8 2, लेकिन 20 के 20 प्रोटॉन्स कहां पर हैं, एक साथ। ऊपर से एक प्रोटॉन का जो भार है दैट इज इक्वल टू अबाउट 2000 इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन 2000 इलेक्ट्रॉन के आसपास होता है, ठीक है। तो 2000 गुना भारी, और वो भी 2000 इंटू 20, कितना हो गया, और वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। नाउ हु विल अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस होता है। अब खींच रहा है न्यूक्लियस, बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज है, ये जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज, बहुत हाई कंसंट्रेटेड, सब एक ही जगह पे आ चुका है। तो बेटा जब ये खींचेंगे तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। कोई कुछ घूम रही है, पकड़ रहा हूं, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। जितना दूर जाओगे उसका कंट्रोल लूज हो रहा है, एनर्जी और बढ़ गई, और दूर गया एनर्जी और बढ़ी, क्योंकि दूर जा रहा है कंट्रोल सेंटर से। सिंपल सी बात है, जितना कंट्रोल सेंटर से दूर जाओगे उतना फ्री हो जाओगे, जितना फ्री हो रहा है उतनी एनर्जी बढ़ रही है। बस समझ आ गई। अब अभी केवल याद कर लो, डिटेल में आपको समझ आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। क्या होता है, हर शेल को ना फर्दर सब शेल में डिवाइड कर दिया गया है, और यहां सिंपल सा रूल लगाना है आपको। रूल क्या लगाना है कि कितने सब शेल होंगे, नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, 1 होगा 2 होगा, इज इक्वल टू द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ शेल, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ शेल। अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ शेल, जैसे कि अगर शेल की वैल्यू 1 है, जैसे ये 1 आ गया, ये 1 शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। अगर शेल की वैल्यू 1 है तो इसमें सब शेल भी एक ही आएगा, ये एक नंबर है बस, ये वैल्यू है, एक सब शेल आएगा, तो कौन से वाला आएगा। अगर हमारे पास शेल सेकंड है, ये रहा हमारा सेकंड शेल में 2 सब शेल्स आएंगे, ऐसे ही थर्ड शेल में 3 सब शेल आएंगे। कैसे बताता हूं आपको, जैसे का कलर चेंज करना पड़ेगा। अब सुनना, ये शेल कौन सा है, फर्स्ट, इसके अंदर यहां पर एक और सब शेल है, ध्यान देना है। अच्छा, ये यहां कौन सा हो गया आपके पास, इसके पास एक तो ये वाला और एक ये, 2 सब शेल हैं। अच्छा, ये थर्ड शेल है, इसके पास 3 1 2 3, ऐसे बनाऊंगा इजी रहेगा समझना आपको। फोर्थ वाले के पास 1 2 3 एंड 4 सब शेल होंगे, और आपको 4 तक ही पढ़ने हैं, आगे नहीं पढ़ने हैं। किसी भी टाइप की स्टडी के लिए, मतलब कंपटीशन है, ये है वो है, आपको केवल 4 तक ही पढ़ना है, उससे आगे आपको नहीं आने वाला कहीं पर भी, क्योंकि 4 तक कर लो बड़ी बात है। तो कैसे, अब आपको अपना याद रखो, सुनो मेरी, जब समझाने वाला हूं मैं। आपने कभी सुना है एक वर्ड SPDF, नहीं सुना तो अपने याद, एक है S, एक P, एक DF, सीक्वेंस ही रहेगा SPDF, भूलना नहीं है, बहुत काम आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आएगा SPDF। तो पता क्या होता है, जो हमारे पास
पहला सब शेल होगा, देखो पहला किसी भी शेल का पहला सब शेल, किसी भी शेल का वो हमेशा एस होगा, यानी कि ये कैसा है एस, ये इसका पहला है ये भी एस, ये इसका पहला है ये भी एस, ये इसका पहला है ये भी एस होगा। इसका मतलब ये मान लो कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। पहले फ्लोर पर आप एक रूम बनाओगे, रूम क्या हो गया उसका सबशेल, रूम क्या हो गया, पहला रूम का नंबर क्या आएगा एस, आपने नंबर उसका सिंबल दिया एस। अब एक ऐसी बिल्डिंग है, सुनना, एक ये एटम एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें रूल यही है जो फ्लोर का नंबर है उतने ही रूम बनेंगे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर ओनली सिंगल, एक रूम बन गया, सेकंड फ्लोर पर 2 रूम बनेंगे, कितने बनेंगे, और पहला रूम कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, पी। तो यहां पर भी सेकंड पी, यहां पर भी सेकंड पी, क्योंकि यहां आगे और भी है, खत्म कहानी। थर्ड फ्लोर पर कितने रूम बनेंगे, 3 बनेंगे, पहला कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा, तो बेटा ये भी डी है और यहां पर भी थर्ड वाला डी ही जाएगा, थर्ड। और फोर्थ फ्लोर टॉप है अभी हमारी स्टडी के हिसाब से, वहां पर पहला एस, दूसरा पी, तीसरा डी और लास्ट कौन सा बनेगा, ये बन गए रूम बन गए। अब देखो एक तो शेल बन गया, एक क्या बन गया, सब शेल। अच्छा अब मान लो मुझे पता लगाना पड़ जाए कि ये एस कौन सा है, क्योंकि एस तो ऐसे, अब मैं कह दूं आपको जाओ यू रीच इन एस, एस कौन सा, तो आप कभी कॉपी में गए होंगे स्कूल तक टूटा गए होंगे, वहां रूम मिलता है आपको, लाइक यू रीच इन 108 और रूम वहां पर ओनली 10 है, हाउ यू विल रीच 108, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस 108, इसका मतलब होता है फर्स्ट फ्लोर का एक रूम, वो स्टार्टिंग कर रहे 100 से होते हैं, और 101 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है ना, कौन सा कमरा, फर्स्ट। अगर लिखा है 203 सेकंड फ्लोर का थर्ड रूम, अगर लिखा है 211 इसका मतलब फ्लोर कौन सा है, रूम कौन सा, नंबर कौन सा है, इसलिए होता है, उसने कह दिया 417 इसका मतलब फोर्थ फ्लोर का 17 रूम। ऐसे ही यहां होता है। अब आपको एस तो बोल दिया, तो बेटा नंबर पता क्या आएगा, जो शेल का नंबर है, ये पहले 1s 2s, इसका 3s, इसका 4s, इधर से 2p, सेकंड वाले का 2p, थर्ड वाले का 3p, फोर्थ वाले का 4p, मतलब किस शेल का कौन सा सब शेल है आप पता चल जाएगा आपको नंबर से ही। ऐसे ही खत्म यह कहानी। ये कौन सा शेल था भाई, थर्ड, 1 2 3 थर्ड 3d, यहां पे 4th d और यहां पर सॉरी 3d और ये 4f, ऐसे होता है। कुछ समझा रही बात थोड़ी सी। इस तरीके से एटम होता है जिसके अंदर 3 चीजें हो गई हैं, एक s मतलब कि पहला तो शेल हो गया, जो शेल का नंबर होगा वही नंबर किसका रहेगा, सब शेल का। लाइक अब देखो समझना बात को थोड़ा सा यहां पर, अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं K, L और M और N, M सब शेल में, तो यहाँ M शेल में तो कौन कौन से सब शेल पॉसिबल है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये कौन सा है, तो 3 में 3 आएंगे, एक 3s भी आएगा, एक 3p भी आएगा और एक 3d भी आएगा, तीनों पॉसिबल है। मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ओनली L में, तो यहाँ कौन कौन पॉसिबल है, आई थिंक बात समझ आ रही है, क्योंकि यही चीज है जो आपको कंफ्यूज करेगी। फोर्थ में तो 4s 4p 4d 4f, उनमें से कहीं पर प्रेजेंट हो सकता है, जो लिखेंगे वो पता लगेगा आपको, इलेक्ट्रॉन कितने हैं पता लगा लोगे आप, वो बात की बात है, बड़े आराम से पता
पता लगा लोगे, बट राइट नाउ इतना पता होना चाहिए कि एटम को इस तरीके से डिवाइड किया गया होता है, ये अगर समझ आ चुका है देन द थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। आई बात समझ में भाई? टाइम कितना हो रहा है? 9:33। चलो टाइम ओवर। तो बात की कल मैं बात करता हूँ इसके आगे, और इतना समझ आया अच्छी बात है, इसको पढ़ना एक बार, ठीक है? एंड आई विल अपलोड वीडियो, यू कैन सी दैट ऑल्सो।